हेलो दोस्तों। सनम जी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रिसेंटली रिलीज हुई मूवी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे की कहानी। ये एक हिंदी लीगल ड्रामा फिल्म है और ये रिलीज हुई है 17 मार्च 2023 को। ये मूवी ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है। ये कहानी है सागरिका चक्रवर्ती और उसके हस्बैंड की, जब वे नॉर्वे में रहते थे, जब नॉर्वे गवर्नमेंट ने उनके बच्चों को फोर्सफुली अपने फॉस्टर केयर में ले लिया था। कहानी के लीड रोल में हैं रानी मुखर्जी, अनिर्बान भट्टाचार्य, नीना गुप्ता और जीम शर्ट। मेरे ख्याल से ये रानी मुखर्जी की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस है। कहानी, एक्टिंग, परफॉर्मेंस सभी कुछ दिल से कनेक्ट होती है। तो आइए सुनते हैं बिना कोई देर किए इसकी कहानी। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक इंडियन बंगाली कपल है, देविका और अनिरुद्ध, जो नॉर्वे में माइग्रेटेड हैं। वे अपने दो बच्चे शुभ और सुचि के साथ वहां रहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तीन विदेशी महिलाएं कार में देविका की 5 महीने की बेटी शुचि को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं और अपनी बेटी को बचाने के लिए देविका उनके पीछे भाग रही है। इसके बाद कहानी 24 घंटे पीछे चली जाती है, जहां दिखाया जाता है कि देविका का हस्बैंड अनिरुद्ध अपने काम पे जाने के लिए तैयार हो रहा है। देविका घर पर ही अपने बच्चों के साथ है और उनके साथ खेल रही है। तभी वहां पर उनके घर पर दो फॉरेनर्स लड़कियां सिया और मटिल्डा आती हैं। ये दोनों गर्ल्स नॉर्वे चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज की तरफ से ऑफिशियली वहां आई थी। नॉर्वे कंट्री का रूल है एक, जिनके अनुसार उनकी चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी वहां रह रही फैमिलीज के बच्चों को सर्टेन पीरियड तक ऑब्जर्व करती हैं, ताकि वे देख सकें कि उनके पेरेंट्स बच्चों की परवरिश सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। वे एक फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट में सारे डिटेल्स नोट करते हैं। अगर माँ बाप की परवरिश बच्चों के लिए सही नहीं लगती, तो वो बच्चों की कस्टडी माँ बाप से लेकर स्टेट को हैंड ओवर कर देते हैं। चाइल्ड वेलफेयर वाले एक एक डिटेल नोट कर रहे थे। वे नोटिस करते हैं कि देविका शुभ और सुचि को काला टीका लगाती है, अपने हाथों से शुभ को खाना खिलाती है, स्पून से नहीं खिलाती। तो ये सब बात वे सारी बातों को नोट कर लेते हैं। जाते समय वे दोनों देविका को बताते हैं कि कल उनके ऑब्जर्वेशन का लास्ट सेशन है और उनकी सुपीरियर भी वहां आएंगी और ये फाइनल रिपोर्ट तब सबमिट कर देंगे। फिर वे शुभ को लेकर उनके स्कूल जाते हैं। आज शुभ के प्रेजेंटेशन का दिन है, बट जो प्रेजेंटेशन शुभ को प्रेजेंट करनी थी, वो देविका हड़बड़ी में घर में ही भूल जाती है, जिससे शुभ की टीचर काफी अपसेट होती है। नेक्स्ट डे सिया और मटिल्डा की सीनियर एलिस देविका के घर पर आती हैं। दोनों अपना घर बहुत ही अच्छे से क्लीन करके ऑर्गेनाइज्ड कर लेते हैं। एलिस अनिरुद्ध से बोलती है कि हम लोगों ने नोटिस किया है कि आप घर के काम में किसी भी तरह का कोऑपरेशन नहीं करते हैं। इस पर अनिरुद्ध बोलता है कि वो काम करता है और देविका घर संभालती। ये दोनों हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग है, और यह कहते हुए दूसरे रूम में चला जाता है। इधर देविका सूची को सिया के हाथों में देकर अनिरुद्ध को बुलाने के लिए रूम में आती है। यहाँ अनिरुद्ध भरा पड़ा हुआ होता है और वो सोचता है कि देविका ने ही उसकी शिकायत की है। इसको लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अनिरुद्ध देविका पर हावी हो जाता है और उसका जोर से हाथ दबा देता है। दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं, तभी ये तीनों लेडीज सूची को लेकर बाहर भागने लगती हैं। अपनी बेटी को बचाने के लिए देविका उनके पीछे भागती है। इतना ही नहीं, वो लोग किंडरगार्टन से शुभ को भी अपने साथ ले जाते हैं। देविका अपनी पूरी कोशिश करती है अपने बच्चों को बचाने की, पर नहीं कर पाती और बच्चों के गम में बेहोश हो जाती है। जब वे होश में आती है, तब अपने सामने चीफ वेलफेयर ऑफिसर हरमन को देखती है, जो उसे बताता है कि वे लोग बच्चों की देखभाल ठीक ढंग से नहीं कर रहे, इसीलिए वेलफेयर वालों ने उसके बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लिया है। अब उन्हें बच्चे चाहिए तो लीगली केस लड़कर बच्चे वापस मिलेंगे। उनके लिए गवर्नमेंट ने सुनील कुमार नाम का एक लॉयर दिया है, जो कि सरकारी वकील है। देविका पूरी तरह से हताश है और फिर वो अपने बच्चों से मिलने वेलफेयर ऑफिस पहुंचती है।
जहां उससे बताया जाता है कि बच्चे तो केयर होम में हैं। पूरी तरह से देविका शैटर्ड है और वहां बैठकर रोने लगती है। अनिरुद्ध उसे ढूंढता वहां वहां आता है और अपने साथ वापस ले जाता है। रास्ते में अनिरुद्ध उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। उसे बोलता है कि पैसे तो उसे नहीं कमाने, पर वो बच्चों तक का देखभाल ठीक से नहीं कर सकती, और अगर बच्चे चाहिए तो उन्हें लीगली फाइट करना होगा और इसके लिए लॉयर से मिलना होगा। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इधर देविका अपने पेरेंट को वीडियो कॉल करके सारी चीज़ें बताती है। उसके पेरेंट्स उसे प्राइवेट लॉयर हायर करने की सलाह देते हैं। देविका जानती है कि अनिरुद्ध कभी भी प्राइवेट लॉयर हायर नहीं करेगा। वो अपने खुद के पर्सनल पैसों को लॉयर पे नहीं खर्च करेगा, और वो पुराने दिनों को याद करके सैड हो जाती है जब कभी अनिरुद्ध उससे सही में प्यार करता था और उसके पास बच्चे थे। फिर वे लोग लॉयर सुनील कुमार के पास जाते हैं। सुनील कुमार उनकी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और बताते हैं कि वेलफेयर के लोग चाहते हैं कि देविका को मेडिकली अनफिट कर दें और इस तरह बच्चों की कस्टडी हमेशा के लिए वो अपने पास ले लें, और इस दिशा में उन्हें आगे का केस लड़ना है। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पर वेलफेयर के लोग भी होते हैं, और देविका इतने दिन के बाद बच्चों को देखकर उन्हें गले से लगाकर रोने लगती है। इस पर वेलफेयर के लोग बोलते हैं कि बच्चों के सामने रोना गलत है, गलत इम्पैक्ट पड़ता है। अजीब कंट्री है, एक नॉर्मल रिएक्शन को भी वो लोग गलत साबित करने में लगे हुए हैं। खैर, यहाँ आकर उनसे बच्चे छीन लेते हैं और देविका कुछ भी नहीं कर पाती। बच्चों से अलग हुए देविका को और उनके हस्बैंड को 2 वीक से ऊपर हो गए हैं। देविका के पेरेंट्स उसे इमोशनल सपोर्ट करने के लिए इंडिया से आ जाते हैं। कुछ दिन के बाद कोर्ट की हियरिंग होती है, जिसमें लॉयर सुनील कुमार बहुत ही अच्छे से देविका के केस को प्रेजेंट करते हैं। वो सारे एलिगेशंस, यानी कि वेलफेयर ने जो एलिगेशंस लगाए हैं कि देविका अपने हाथ से बच्चों को खाना खिलाती है, काला टीका लगाती है, अपने कमरे में एक साथ बच्चों को सुलाती है, इन सभी एलिगेशंस के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छी तरह देते हैं। वे बोलते हैं कि देविका जिस तरह से बच्चों को पाल रही है वो इंडियन कल्चर के बिल्कुल मुताबिक है, और कल्चरल डिफरेंस के कारण आप किसी के बच्चों को अलग कर दें माँ बाप से, ये बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह के वैलिड दलीलों के बाद वेलफेयर के लोग बच्ची को वापस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और देविका और फैमिली काफ़ी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग केयर होम अपने बच्चों को लेने के लिए पहुंच जाते हैं, पर वहाँ की डॉक्टर उन्हें बताती है कि उन्हें कोर्ट से बच्चों का स्टे ऑर्डर मिल गया है। उनका घर और घर का एनवायरनमेंट बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए वो लोग अब बच्चे को वापस नहीं दे सकते। ये देखकर देविका बिल्कुल बिखर जाती है। वो रोने लगती है और शुभ को ढूंढने लगती है, और वहाँ शुभ को ना देखकर अपना आपा खोने लगती है। उसका बिहेवियर थोड़ा सा पागलों की तरह हो जाता है, और जिसका फायदा उठाकर सिया एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। देविका सुनील कुमार को फोन करके बताती है कि बच्चे उसे नहीं मिले। इस पर सुनील कुमार बोलते हैं कि उन्हें केस से हटा दिया गया है। अब नया वकील उन्हें मिला है, वो है डैनियल, जिस पर देविका को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसके बाद कोर्ट में हियरिंग होती है। चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से रोजी इस केस को प्रेजेंट करती है, जो बताती है कि सिया ने जो रिपोर्ट सबमिट करके दिया था उसके हिसाब से देविका एक मेंटली अनस्टेबल मदर है, और अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए वो किंडरगार्टन की टीचर का रिकॉर्डेड बयान कोर्ट में सुनवाती है, जिसमें टीचर कह रही होती है कि देविका को अपने बेटे शुभ की पढ़ाई से कोई कंसर्न नहीं है। शी इज़ केयरलेस मदर। वो प्रेजेंटेशन के दिन बेटे का प्रोजेक्ट लाना ही भूल गई थी। इसी तरह से वो एक और वीडियो कोर्ट में दिखाती है जिसमें शुभ एक ग्लास को तोड़ दिया था, और गलती का एहसास कराने के लिए देविका ने शुभ को कुछ मिनटों के लिए ही घर से बाहर कर दिया था। रोजी ट्राई कर रही है प्रूफ करने का कि बच्चे को देविका पनिश करती है, जो कि यहाँ पर इलीगल है। इसके बाद ही रोजी ये भी बताती है कि इनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है। डोमेस्टिक वायलेंस की ये बात अनिरुद्ध के फ्रेंड नंदिनी और उसके हस्बैंड ने रिपोर्ट की थी, क्योंकि वो लोग एक दिन देखे थे कि देविका को अनिरुद्ध ने इतना मारा कि उसका हाथ टूट गया था।
उसके बाद अनिरुद्ध ने अपने फ्रेंड के साथ रिश्ता तोड़ लिया था, पर इस बात को यहाँ पर वेलफेयर वाले यूज करते हैं। इधर डैनियल भी कोशिश करता है अपना पक्ष रखने की, पर वो लोग केस हार जाते हैं। घर आकर देविका बच्चों को याद करके बहुत रोती है। वह डेली अपना ब्रेस्ट मिल्क बॉटल में रख कर अपनी बेटी के लिए ले जाती है, पर वो लोग इस मिल्क को यूज ही नहीं करते, शुचि को देते ही नहीं हैं। और इस तरह से 2 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन देविका अपनी फ्रेंड नंदिनी से छुप कर मिलने जाती है। नंदिनी उसे एक लॉयर राबिया से मिलवाती है, जिसके साथ पास्ट में बच्चों के साथ उसके ऐसी घटना हो चुकी है। राबिया लॉयर होते भी लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकती इस कंट्री में, क्योंकि उसकी डिग्री की कोई मान्यता इस कंट्री में नहीं है, और इसीलिए वो एक दुकान चलाती है। राबिया बताती है कि जब उसके बच्चों के साथ फॉस्टर पेरेंटिंग की गई थी, तब उसने नॉर्वे के वेलफेयर चिल्ड्रंस सोसाइटी पर रिसर्च किया था, और उसे पता चला कि वे लोग इस तरह इंडियन फैमिलीज के बच्चों को रॉन्ग पेरेंटिंग के नाम पर अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, और फॉस्टर पेरेंट्स को उनकी कस्टडी देकर काफ़ी सारा पैसा बनाते हैं। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जिसमें जज, पुलिस, टीचर और लॉयर सब मिले हुए हैं। सबके अपने अपने बंधे हुए पैसे हैं, जो बच्चों की कस्टडी मिलने पर उनका हिस्सा मिल जाता है। फिर वो देविका को टीचर बैरिड की एक बनाई हुई शुभ की वीडियो दिखाती है, जिसमें शुभ बोल रहा होता है कि उसे अपनी मम्मी के पास जाना है। देविका सारी बातें अनिरुद्ध को बताती है, पर अनिरुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अपनी सिटीजनशिप पर कोई भी तरह की अड़चन नहीं चाहिए। तब देविका समझ जाती है कि उसे ही अब अपने बच्चों को होम केयर से निकालना है। वो शुभ और सूची को किसी तरह निकाल भी लेती है और स्वीडन एयरपोर्ट पर ले आती है इंडिया जाने के लिए। पर यहाँ पुलिस पहुँच जाती है और उससे उसके बच्चों को छीन कर ले जाती है। देविका चिल्लाती रह जाती है। फिर पुलिस उन दोनों कपल को समन भेजते हैं। वे लोग दोनों कपल पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि पुलिस देविका के अगेंस्ट केस फाइल करके जेल में डालने की तैयारी में है। तभी वहां डैनियल बीच में आता है और चीज़ों को संभालता है, और देविका जेल जाने से बच जाती है। पर यह केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पर आकर अनिरुद्ध देविका पर काफ़ी नाराज़ होता है। उसके माँ बाप के सामने ही उसे थप्पड़ लगा देता है। तब देविका भी थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देती है, जिससे उसका मेल ईगो काफ़ी हर्ट हो जाता है और वो उसे कमरे में बंद कर देता है। इधर हम देखते हैं कि कोर्ट की हियरिंग का डेट आ जाता है, और इस बार डैनियल पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। वो चाइल्ड वेलफेयर के एलिगेशंस को पूरी तरह से गलत साबित करने में जुटा हुआ है, और इसके लिए वो चाइल्ड वेलफेयर में काम कर रही टीचर बैरेट को विटनेस बॉक्स में बुलाता है। यहाँ बैरेट कोर्ट को बता देती है कि वेलफेयर वाले शुभ के साथ सही व्यवहार नहीं करते। जब वो बच्चा उनकी बात नहीं मानता तो उसे डार्क रूम में बंद कर देते हैं। उसने शुभ का एक रोता हुआ वीडियो भी बनाया था, पर ये लोगों ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया और उसे जॉब से निकाल दिया। जब वह कुछ आगे हेल्प करना चाहती थी इस मैटर में, पर वो डर गई, क्योंकि उसे डर था कि उसके बच्चों को भी ये लोग फॉस्टर कर लेंगे। बैरेट की ये गवाही ने देविका के केस को काफी स्ट्रांग बना दिया था, और अब लगने लगा था कि फैसला उनके पक्ष में होगा। तभी रोजी, जो कि लॉयर थी वेलफेयर की तरफ से, देविका का एयरपोर्ट वाला वीडियो कोर्ट में दिखाती है, और साथ ही जब देविका शुभ को नहीं देखकर रोने लगी थी, पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी, वो वीडियो भी कोर्ट में दिखा देती है, जिससे जज देविका को मेंटली अनस्टेबल समझकर बच्चों को लौटाने से मना कर देती है। पासा पूरी तरह से पलट जाता है। घर लौटते ही देविका फूट फूट कर रोती है, और वहां देखती है कि उसके इन लॉज आए हुए हैं, जो पहले से ही उसे पसंद नहीं करते, और सारी प्रॉब्लम्स की जड़ वो देविका को मानते हैं। कि भारत और नॉर्वे के संबंध मजबूत हों, इसके लिए एक टेलीकॉम ट्रीटी दोनों देशों के बीच साइन होने वाली है। इसी सिलसिले में इंडिया से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वसुधा जी नॉर्वे आती हैं, और ट्रीटी से रिलेटेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाली होती हैं। ये न्यूज़पेपर में पढ़कर देविका सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाती है, और डायरेक्टली मिनिस्टर के सामने अपनी प्रॉब्लम रखती है। वो बोलती है किस तरह नॉर्वे सरकार ने उसके साथ अन्याय किया है,
और उसके बच्चे छीन लिए हैं। वो बोलती है कि आप ऐसे देश के साथ ट्रीटी कर रहे हैं जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को गाली देते हैं। आप भी तो एक माँ हैं और एक माँ के दर्द को समझ सकती हैं, इसलिए कृपया वो उनकी मदद करें। मिनिस्टर इंडिया लौटकर पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाती हैं। वो कहती हैं कि एक कंट्री हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर उंगली उठा रही है और बच्चे छीन रही है, उसके साथ कोई समझौता या ट्रीटी नहीं हो सकती। देविका को जस्टिस मिले और इसके लिए भारत सरकार तुरंत कार्रवाई करे। और इस तरह से नॉर्वे और इंडिया की ट्रीटी कैंसिल हो जाती है। नॉर्वे गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ता है और नॉर्वे में जिन लोगों के साथ ऑलरेडी ये सब हो चुका था, वे लोग रोड पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं और देविका के लिए जस्टिस की मांग करने लगते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के सख्त कदम की वजह से इंडिया हाउस नॉर्वे में देविका की फैमिली और चाइल्ड वेलफेयर के लोगों को साथ में बुलाया जाता है ताकि इस विषय पर फैसला हो सके। यहाँ चीज़ें वेलफेयर के हाथ से फिसलती हुई जा रही थी। तभी वेलफेयर का एक ऑफिसर अनिरुद्ध के भाई अनुराग को मैनिपुलेट करता है। वो बोलता है कि वो बच्चों का फॉस्टर पेरेंट बन जाए। अनुराग मना कर देता है क्योंकि वो बोलता है कि उसकी अभी शादी भी नहीं हुई है और वो पेरेंट्स के साथ रहता है, तो वो बच्चों का फॉस्टर पेरेंट क्यों बने। इस पर हरमन बोलता है कि उसे साल के 50 लाख बच्चों की केयर करने को मिलेंगे, तो वो इसे अपने लिए भी यूज़ कर सकता है। तो अनुराग ये बात सुनकर लालच में आ जाता है और तुरंत ही फॉस्टर पेरेंट बनने के लिए हाँ बोल देता है। इधर कमेटी की सुनवाई होती है और इसमें वेलफेयर के लोग बोलते हैं कि वो किसी भी हालत में देविका के मेंटल अनस्टेबल कंडीशन को देखते हुए देविका को बच्चे नहीं सौंप सकते, पर हाँ, वो उनके करीबी रिश्तेदार को बच्चे दे सकते हैं। वो अपने पसंद के रिश्तेदार को चुन सकते हैं। इस पर देविका मान जाती है और अपने माँ पापा का नाम रेकमेंड करती है। पर हरमन इस पर भी खेल खेलता और बोलता है कि उसके पेरेंट्स 50 साल से ऊपर के हैं, वे बच्चों की केयर नहीं कर सकते, इसीलिए वो उन्हें बच्चे नहीं दे सकता। इस पर अनिरुद्ध और वेलफेयर के लोग दोनों ही अनुराग का नाम सजेस्ट करते हैं, जिस पर देविका नहीं राजी होती क्योंकि वो अनिरुद्ध की फैमिली को जानती थी कि वो कितने ग्रीडी हैं और बच्चों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखेंगे, तो वो नहीं मानती। अनिरुद्ध देविका को कन्विंस करने के लिए बोलता है कि एक बार बच्चे इस कंट्री से निकल गए और परिवार में आ गए, तो फिर वो इंडिया जाकर अनुराग से लीगली बच्चों को अपना बना सकती है। पर इस कंट्री से बच्चों को निकालना ज़रूरी है, इसीलिए वो ट्रीटी पर साइन करते। ना चाहते हुए भी देविका ट्रीटी पर साइन कर देती है और बच्चे इंडिया आ जाते हैं और उनसे मिलने के लिए देविका कोलकाता आ जाती है। इधर जब देविका अनुराग के घर बच्चों से मिलने जाती है, तो अनुराग बोलता है कि आप बच्चों से नहीं मिल सकते क्योंकि एग्रीमेंट जिस पर आपने साइन किया है उसके अनुसार आप अपने बच्चों से 18 साल तक के होने के पहले नहीं मिल सकते, और अगर मैं आपको मिलने दूंगा तो मैं प्रॉब्लम में आऊँगा क्योंकि सरकार मुझ पर नज़र रखती है। ये सुनकर देविका बहुत ही घबरा जाती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो अनिरुद्ध को फ़ोन करती है, जो कि अनिरुद्ध फ़ोन भी नहीं उठाता, और इधर जब वो फिर से मिलने जाती है बच्चों से, तो अनुराग उसे डिवोर्स पेपर पकड़ा देता है। अनिरुद्ध उसके साथ चीट करता है, उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता बच्चों को पाने के लिए, और इधर देविका पूरी तरह से डिवास्टेटेड हो जाती है। देविका अपने बच्चों की कस्टडी वापस पाने के लिए इंडियन कोर्ट में अपील करती है। मिसेस प्रताप उसकी लॉयर होती हैं और वे देविका के केस को रिप्रेजेंट करती हैं। साथ ही वो कुछ ऐसे एविडेंसेस जो कि चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन राइट के लोगों के द्वारा दिए गए थे, पेश करती हैं, जिससे पता चलता है कि अनुराग बच्चों का केयर ठीक से नहीं कर रहा है। देविका के पक्ष में जस्टिस मिलने ही वाला होता है कि तभी कोर्ट में डैनियल आ जाता है और डैनियल बोलता है कि नॉर्वे की सरकार की तरफ से वो बच्चों का केस लड़ेगा। मिसेस प्रताप ऑब्जेक्ट करती हैं, तो डैनियल बोलता है कि जब नॉर्वे गवर्नमेंट ने बच्चों के केस के लिए इतने पैसे खर्च कर रही है, तो उनका राइट है कि वो इस मैटर में इंटरफेयर करें। अभी तक नॉर्वे गवर्नमेंट ने 80 लाख रुपए बच्चों की देखरेख के लिए अनुराग को दिए हैं, तो वे नॉर्वे गवर्नमेंट जरूर जानना चाहेगी कि
कि ये पैसे सही ढंग से बच्चों पे खर्च हो रहे हैं। जज डैनियल की बात सुनकर डैनियल को केस लड़ने के लिए परमिशन दे देता है। डैनियल अनुराग को विटनेस बॉक्स में बुलाता है। वहां अनुराग सभी चीज़ों से बहुत परेशान होकर के बोलता है कि उसे बच्चों की कस्टडी नहीं चाहिए, उसे फॉस्टर पेरेंट नहीं बनना। यहाँ पर देविका को समझ में नहीं आता कि इतने पैसे ये लोग लेकर उसे कभी भी नहीं बताए हैं। उसे पैसों के बारे में तो कोई जानकारी नहीं थी। तब मिसेस प्रताप बोलती हैं कि अगर अनुराग बच्चों की कस्टडी नहीं चाहता है तो कस्टडी देविका को दे देनी चाहिए। इस पर डैनियल बोलता है कि देविका की मेंटल कंडीशन सही नहीं है, उसे बच्चे नहीं मिल सकते। अनिरुद्ध को वीडियो कॉल लगाया जाता है कोर्ट में, जहां अनिरुद्ध भी बोलता है कि देविका तो शुरू से ही मेंटली अनस्टेबल है। तब देविका की लॉयर नॉर्वे और इंडिया में हुए देविका के टेस्ट रिपोर्ट्स को कोर्ट में प्रेजेंट करती है, जिसमें पता चलता है कि देविका बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तब लॉयर अनिरुद्ध पर कटाक्ष करते हुए बोलती है कि क्या वो इतने दिनों से पागल के साथ रह रहा था और पागल के साथ उसने बच्चे पैदा किए हैं। इससे पूरे कोर्ट में अनिरुद्ध का मजाक बन जाता है और वो वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। मिसेस प्रताप डैनियल को भी विटनेस बॉक्स में बुलाती हैं और पूछती हैं कि क्या उन्हें कभी लगा कि देविका पैसों के लिए बच्चों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। इस पर डैनियल बोलता है कि जहाँ तक वो देविका को जानता है वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर देविका को अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट अपॉर्चुनिटी देती है। देविका बोलती है कि वो दूसरों की बातें सुनते सुनते कब गलत होती चली गई उसे पता ही नहीं चला, पर आज वो अपने बच्चे और उनके प्यार के लिए कोई भी हद तक चली जाएगी। वो कुछ भी मुश्किल हो जाए वो बच्चों के लिए फाइट करती रहेगी। उनके लिए उसके बच्चों का प्यार ही सब कुछ है। जज साहब फैसला देने से पहले बच्चों से मिलना चाहते हैं। वे जैसे ही बच्चों के पास जाते हैं बच्चे भागकर देविका से लिपट जाते हैं। माँ और बच्चों का निस्वार्थ प्यार जज को समझ में आ जाता है और निर्णय लेते हुए वो एक ऐतिहासिक निर्णय देते हैं। वो कहते हैं कि जस्टिस कानून से भी बड़ा होता है। बच्चे देविका के साथ खुश रहेंगे और उनके पास ही होने चाहिए। इस तरह देविका की जीत होती है। डैनियल आके देविका को उसकी जीत पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है और देविका बच्चों के साथ सरस्वती पूजा मनाती है। इस तरह यह स्टोरी एंड होती है। मूवी के एंड में हमें रियल फाइटर मॉम सागरिका चक्रवर्ती की रिलेंटलेस फाइट के बारे में बताया जाता है। उसके साथ ही सुषमा स्वराज और बृंदा करात की फोटो भी दिखाई जाती है, जिनके सौजन्य से देविका को जस्टिस मिल पाई और ये ऐतिहासिक जीत हुई। यह इसके साथ ही मूवी का एंड होता है। आशा है दोस्तों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मूवी का एक्सप्लेनेशन लिखते हुए मैं बहुत ही भावुक हो गई थी। सारी मदर्स को सल्यूट है, सलाम है और भारत माता और हमारे कल्चर और संस्कृति पे हमें गर्व है। जय हिंद। दोस्तों अगर कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।